हेलो फ्रेंड्स, केवीएस आर्ट प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया हो अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा कि अगली वीडियो आने तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जो मेरा चैनल है ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, इसका मैंने पूरा आपको सिलेबस बता दिया है। आप अगर नहीं देख पाए हो तो मेरे चैनल पे जाके एक बार इसका सिलेबस देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि केवीएस में आर्ट एजुकेशन का किस तरह से सिलेबस आने वाला है। और सेकंड पेपर जो अपना सब्जेक्टिव है उसका मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ आर्ट एजुकेशन के लिए। तो मैंने अभी एक वीडियो डाली है यूनिट 1 की जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन विद भी डाला है और एमसीक्यू भी डाला है, और कुछ जो डीप एमसीक्यूज़ होंगे वो भी मैं अभी प्रिपरेशन उसका तैयारी कर रही हूँ, जो आपको लेके आऊँगी। तो ये जो लास्ट सेक्शन है, 6 सेक्शन मॉडर्न आर्ट का कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्टों को लेके, उसका भी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। कई लोगों ने मेरे से कमेंट में बोला था कि कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट आर्ट को भी पढ़ाते रहिए साथ में। तो मैंने सोचा कि ऐसे अगर अप टू डेट आ भी गई है तो टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, और साथ ही में कॉन्टेम्प्रेरी भी करते हैं और बैक के भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों निकोलस रोरिक के बारे में, जो इनको आप जानते होंगे। इनको हिमालय के आर्टिस्ट कहा जाता है। जब 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 हमारा बंगाल का जो शुरू हुआ था आंदोलन, जब हम 19 सेंचुरी, जब हम स्वतंत्र नहीं थे, तो हमारे आर्टिस्ट भी उस समय बहुत ही अपने क्रिएशन से स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग दे रहे थे, इंडियन कल्चर को लेके और वेस्टर्न कल्चर को लेके। उस समय पाश्चात्य सभ्यता भी हमारे देश में आ गई थी, पाश्चात्य कला की भी पहचान होने लगी थी। तो उस समय एक नई दिशाएं चल रही थी जो लगभग 1905 से 1920 तक बंगाल शैली में बड़े जोरों से पनपी थी। देश भर में इसका प्रचार हुआ और इस कला आंदोलन को राष्ट्रीय कहा गया। ठीक है, तो 1920 में लगभग एक इस क्षेत्र का एक नया मोड़ आया। यह एक कारण था जब अवनींद्रनाथ के सामने सिर्फ मुगल और अजंता शैली ही आदर्श था, और ईवी हैवल भी मुगल और अजंता शैली को ही ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे थे। और उस समय कुछ कलाकार थे जो भारतीय शैली को छोड़कर पाश्चात्य शैली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो उस समय क्या हो रहा था कि अन्य शैलियों की चित्रकला की खोज पूर्ण नहीं हुई थी। पीछे से जब राजस्थानी और पहाड़ी अपभ्रंश शैली की विस्तृत खोज हुई तो अवनींद्रनाथ की एकांगिता समझ में आने लगी। भारतीय कला के इन विभिन्न प्राचीन रूपों का अध्ययन करके समयानुकूल शैली का निर्माण करना बड़ा कठिन हो गया था। और दूसरा कारण यह था कि विदेशों से भारत का संपर्क होने के कारण तथा भारतीय कलाकारों के विदेश भ्रमण के कारण यूरोप की नई नई शैलियों का भारत में आगमन हुआ। कलाकारों के सामने दो ही विकल्प रह गए, या तो वे आधुनिक कला को अपनाएं और या तो प्राचीन शैलियों का अनुकरण करें। उसी बीच में क्या हुआ कि जब रविंद्रनाथ टैगोर ने 1930 में अपने चित्र की प्रदर्शनी की और गगनेंद्र नाथ ने लगभग इसी समय घनवादी शैली में अनेक चित्र बनाए। 1925 में लगभग यामिनी राय भी कालीघाट के पत्र चित्रों के द्वारा लोक कला पर आधारित चित्र बनाने लगे। फिर उसी बीच लंका में जो जॉर्ज कीर थे 1933 में, उनकी भी एक नई शैली का अवलोकन करने को लोगों को मिला। फिर ठाकुर शैली के नाम से एक प्रसिद्ध हुई, किंतु ठाकुर शैली की सबसे बड़ा आघात पहुंचा जब अमृता शेरगिल की कला भारत में 1935 में चित्र प्रदर्शित किया गया। तो आरंभ में उनका बड़ा विरोध हुआ, उनकी कला को अभारतीय कहा गया, किंतु धीरे धीरे उनकी आधुनिकता और भारतीयता को समझ में आने लगी थी। तो ये था नई दिशाएं, जब थोड़ा सा कलाकार कंफ्यूज हो रहे थे कि हमारी कला का पहचान बढ़ाया जाए या विदेशी कला को अनुकरण में किया जाए। कलाकार बहुत ही द्वंद्व में फंसे हुए थे। इन सब प्रयोगों से भारतीय कला अनेक नए नए मार्गों पर चलने लगी। आरंभ में यद्यपि कुछ विदेशी शैलियों की नकल हुई, किंतु अवनींद्रनाथ की कला द्वारा उत्पन्न की हुई राष्ट्रीय भावना ने विदेशी शैलियों के तूफान को भारत में चलने से थोड़ा रोका। अवनींद्रनाथ टैगोर ने देशी शैली को अपनाया।
कलाकार अपनी कला में मौलिकता और भारतीयता की आवश्यकता अनुभव करने लगे। फलस्वरूप आज भारत की चित्रकला यहाँ आधुनिक में किसी भी देश से पीछे नहीं है। वहाँ यह मौलिकता और भारतीयता में भी किसी से घटकर नहीं है। तो इन नई दिशाओं में जो कलाकार थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर और अमिता शेरगिल, यामिनी राय, इन कलाकारों में एक और कलाकार थे जॉर्ज कीट थे, और इन कलाकारों में एक कलाकार थे जो निकोलस रोरिक के नाम से जाने जाते थे। निकोलस रोरिक हिमालय सदा चित्तकों साधकों और के लिए आकर्षण रहा था, लेकिन जब निकोलस रोरिक आए तो उनको हिमालय की छटा इतनी खूबसूरत लगी कि वो वहीं रहकर अपना रचना कर्म करना शुरू कर दिए। उन्होंने कलाकृतियाँ हिमालय को लेकर ही बनाई। उन्होंने एक अपना पोर्ट्रेट, ये जो मैंने डेस्कटॉप पे दिखाया है, ये अपना पोर्ट्रेट हिमालय के सीन के आगे इन्होंने दिखाया हुआ है। तो इस निकोलस रोरिक को हिमालय के कलाकार भी कहा जाता है। ठीक है। हिमालय में स्विट्जरलैंड के समान ही कुल्लू, जहाँ सुदूर रूस में आए एक कलाकार ने अपना साधना स्थल बनाया। इनका जन्म 9 अक्टूबर सन 1974 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मे निकोलस के रोरिक ने गोबी रेगिस्तान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया के वीरानों में भटकने के बाद कुल्लू में अपना ठिकाना बनाया। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा ऐसा कलाकार था जो हिमालय की पहाड़ियों में या कुल्लू में अपना अंतिम समय व्यतीत किया। तो ऑप्शन में ये हो जाएगा चित्रकार निकोलस रोरिक। ठीक है। तो निकोलस रोरिक एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सिर्फ अपने चित्रों में सिर्फ हिमालय का ही चित्रण किया था। इनका जो बचपन से ही रुचि इतिहास में और कला में थी। इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में ही विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री के साथ साथ ललित कला अकादमी की स्नातक उपाधि भी प्राप्त की थी, जहां उन्होंने प्रसिद्ध रूसी दृश्य चित्रकार अर्पिन क्वीन जी से चित्र विद्या सीखी थी। इसके उपरांत रोरिक ने स्वयं को चित्रकला के प्रति समर्पित कर दिया। इस कार्य में रूसी संस्कृति के विद्वान व्लादिमीर स्तासोव ने उन्हें प्रोत्साहित किया और रूसी सांस्कृतिक इतिहास के अनुशीलन का परामर्श दिया। इसके आधार पर रोरिक ने रूसी जनजीवन के संघर्षमय इतिहास को काल्पनिक कथा मिथक के समान चित्रित करना आरंभ कर दिया। उन्होंने इतिहास की वास्तविक घटनाओं के अंकन में रुचि नहीं ली। उनके चित्र में उन्होंने बलिष्ठ नर नारियों, विशाल भारी नौकाओं, पर्वतों और घाटियों का ऐसा लोक सर्जित किया जहाँ प्रत्येक वस्तु ठोस या शक्तिशाली है, स्पष्ट और यथार्थपूर्ण है। रोरिक ने प्राचीन युग को ऐसा भव्यता भी दी जो वर्तमान में नहीं है। उन्होंने इतिहास की अनुभूति के लिए रूस की प्राचीन नगरों की यात्राएं भी की थी। 1903 और 1904 में उन्होंने प्राचीन पूजा ग्रहों, मीनारों और नगरों को घेरने वाली प्रकोष्ठ दीवारों के 80 से भी अधिक चित्र बनाए थे। रूस ही नहीं, रोरिक को प्राचीन तथा मध्यकालीन पूर्वी सांस्कृतिक, मध्ययुगीन यूरोपीय संस्कृति और स्वीडेनिशियन नाम कला के से भी प्रेम था। उन्होंने इनके विषय में अनेक लेख भी लिखे हैं। उनके जो ग्रंथ थे वो लगभग 27 ग्रंथ उनके उपलब्ध हो चुके हैं। बहुमुखी प्रतिभा के रोरिक न केवल एक महान चित्रकार ही थे बल्कि पुरातत्ववेत्ता भी थे, कवि, लेखक, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। वे हिमालय में एक इंस्टीट्यूट स्थापित करना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने राजा मंडी से 1928 में हॉल एस्टेट नगर खरीदा। गैलरी के बाहर नीचे की ओर ब्यास घाटी तो ऊपर की ओर लाहौर के बर्फीले पर्वतों की चोटियां नजर आती हैं। बाहर जैसा चित्ताकर्षण दृश्य है वैसा ही भीतर के टंगे चित्रों में देखने को मिलता है। चित्रों में धूप, छांव, बर्फ से निकलती रोशनियां, पर्वतों का रहस्यमय
आवरण, उनकी गहराई, उनका उठान और उफान, समय समय पर बदलते अद्भुत रंग और मूड, बादलों को चिर कर निकलती रोशनी की लाट, चमकते सितारे, जाते हुए पर्वत, यात्री, बौद्ध भिक्षु, सब एक रहस्यमय और विचित्र संसार की रचना करते हैं। 7,000 से अधिक चित्रों का निर्माता रोरिक ने प्रसिद्ध चित्रों में टूटा तारा, दूर देश का आगत, कल की अवतार, दाता बुद्ध, चरक, त्रिरत्न आदि गिनाए जा सकते हैं। तिब्बत शीर्षक चित्र में एक छोरतेन के पीछे तिब्बत के घर बर्फीले पर्वतों और बैकग्राउंड के बनाए गए हैं। एक चित्र में बौद्ध भिक्षु दिखाए हैं जो पर्वत के इस ओर नतमस्तक हो रहे हैं। 1 से 2 चित्र अद्भुत हैं जिनमें एक तारा टूटता हुआ दिखाया गया है। एक चित्र हिमालय में नीचे 3 प्राचीन घर और आकाश में टूटते हुए तारे की लंबी लकीर है, जो एक चित्र में कुछ पतली है तो दूसरे में कुछ चौड़ी है। ओवर द पास, इनकी पेंटिंग का नाम है ओवर द पास। चित्र में यात्री पास से गुजरते हुए दिखाए गए हैं, साथ ही पहाड़ पर एक मानव आकृति चित्रित हुई है। 2 अन्य चित्र जो समानता लिए हुए हैं वो है मडोना और मदर ऑफ द वर्ल्ड हैं। मडोना अपनी परंपरागत वेशभूषा में है तो मदर तिब्बती पोशाक में है। बर्फीली पर्वतों, उनके ऊपर नीले आकाश, बादलों से छनकर आती सूर्य किरणों के अनेकों चित्रों के साथ एक चित्र द ग्रेट स्प्रेड ऑफ हिमालयाज में एक ओर के पर्वत की सेनापति सी मुखाकृति बनाई गई है। बनारस तथा इलाहाबाद में रोरिक के नाम से अलग वीथिका समर्पित है। कलकत्ता, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, इंदौर आदि स्थानों में भी इनके चित्र हैं। बनारस में दाता बुद्ध, कल की अवतार, भगवान श्री रामकृष्ण और इलाहाबाद में मैत्रेय, अरहट आदि प्रमुख चित्र गिनाए जा सकते हैं। 1957 में जब रोरिक के ज्येष्ठ पुत्र यूरी रोरिक वापस रूस गए तो उनके साथ 400 चित्र लेके गए। ये है उनका एक और चित्र जो बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप लोग। रोरिक के पर्वत चित्र में समुद्र के नीचे जगत की भांति पर्वतों की अनेक गुंजकें, उनमें रंगों के अद्भुत आभा, सूर्य की किरणों के अनेक रंग, दिव्य आभा से चमकते शिखर, रोशनी के स्तंभ, आकाश में तारों का संगम, रोशनी के टूटते फूटते हुए झरने और पर्वतों का मानवीकरण मुख्य विशेषताएं। इन चित्रों में एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण हुआ है। अपने चित्रों के माध्यम से रोरिक अपने समय के इतिहास पुरुष बने हैं। चित्रों की विषय वस्तु अद्भुत, रंग का प्रयोग, धूप छांव का चित्रण, ऊंचाई गहराई का प्रकाशन, बादलों के अनेकों रूप और रंग, प्रतीकों का प्रयोग आदि विशेषताओं से इन्हें पर्वतों का कुशल चितेरा कहा जाता है। गैलरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बैठी हुई मुद्रा में तथा इंदिरा गांधी की खड़ी हुई मुद्रा में आकर्षक चित्र लगे हैं। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बैठी हुई मुद्रा और इंदिरा गांधी की खड़ी हुई मुद्रा, ये चित्र किसने बनाया है? तो आप लिख सकते हैं निकोलस रोरिक ने। रोरिक ने लिखा है कि नेहरू अपनी पुत्री सहित उनके साथ नगर में सप्ताह भर रहे। ठीक है, तो ये है निकोलस रोरिक के बारे में। और निकोलस रोरिक के बारे में एक और जो क्वेश्चन आता है कि इनकी जो बहू थी वो देविका रानी थी, निकोलस रोरिक के पुत्र से इनका विवाह हुआ था। तो क्वेश्चन एक बार आ चुका है टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम में, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए देखा था कि देविका रानी का विवाह किससे हुआ था। तो उसमें यह है कि उनके पुत्र का नाम है श्री स्वेतोस्लाव रोरिक। तो श्री स्वेतोस्लाव रोरिक से उनका विवाह हुआ था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। इनके चित्रों में जो था वो श्वेत, गुलाबी, बैंगनी और हस्तमणि के विविध बलों का प्रयोग है। रोरिक के साथ पर्वतीय यात्राओं पर जाने वालों का कथन है कि हमें भले ही ये रंग अवास्तविक और विचित्र लगते हैं, पर पर्वतीय ऊंचाई पर उन्हें वास्तव में देखा जा सकता है। जब हम इनके चित्रों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये चित्र जो है इन्होंने काल्पनिक कलर लगाए हैं, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई पे जाते हैं, जब हमें कोई पोल्यूशन वाला
नहीं दिखता, तो ये सब जो कलर हैं ये ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सच में इस तरह का जो दृश्य है वो वहाँ दिखाई देता है, इस तरह के रंग दिखाई दे जाते हैं। कहने का मतलब ये है। इन्हें ब्रह्मांडीय रंग कहा गया है। जिस तरह से इनका कलर लगाया जाता था वो ब्रह्मांड के कलर होते हैं। प्रकाश घन की शक्ति का सूचक है इनका जो रंग है। इन्होंने निकोलस रोरिक एक बहुत प्रशंसा हुई जब उनके कलाकार, वैज्ञानिक और राजनीतिक उनका सम्मान करने लगे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू आदि अनेक पुरुष उनसे मिलने पहुंचते थे और उनके चित्र संसार के अनेक संग्रहालयों में तथा उनकी पुस्तकें इंग्लैंड, अमेरिका एवं भारत में प्रकाशित हुई थी। तो 15 दिसंबर सन 1947 को 73 वर्ष की आयु में रोरिक की मृत्यु हुई। उन्हें कुल्लू में ही दफना दिया गया। निकोलस रोरिक एक सच्चे साधनारत कलाकार थे। वे आधुनिक चित्रकारों के समान व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में नहीं उतरे थे। उन्होंने कला को सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय शक्ति के साक्षात्कार का साधन माना था, इसलिए उनकी कला मध्ययुगीन प्रवृत्तियों से अधिक समीप है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा निकोलस रोरिक के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में और किसी आर्टिस्ट के बारे में लेके आऊँगी। तब तक के लिए वॉच माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये निकोलस रोरिक के बारे में कुछ MCQs हैं जो मैंने बना के रखे हैं। तो ये हैं उनके 10 क्वेश्चन मैंने इसमें से बनाए हैं पूरे। आप इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। निकोलस रोरिक का जन्म कहाँ हुआ था? निकोलस रोरिक का जन्म A इंग्लैंड, B भारत, C चीन, D रूस। तो राइट आंसर इज D रूस। यहाँ पे मिस्टेक से C हो गया है, बट D रूस होगा। निकोलस रोरिक ने चित्रकला की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? राइट आंसर इज B आर्किव क्वीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1903 से 1904 में उन्होंने प्राचीन पूजा गृहों, मीनारों तथा नगरों को कितने चित्र बनाए हैं? राइट आंसर इज C 80 चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, रोरिक कलाकार के साथ साथ एक लेखक भी थे। उनके कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? राइट आंसर इज A 27 ग्रंथ उपलब्ध हैं। रोरिक संग्रहालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सन 1923 में न्यूयॉर्क में हुई थी रोरिक संग्रहालय की स्थापना। रोरिक स्थायी रूप से कुल्लू के नगर में बस गए कब? राइट आंसर इज D 1928 में। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय का चितेरा किसे कहा जाता है? जॉर्ज कीट को, निकोलस रोरिक को, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर इज B निकोलस रोरिक। हिमालय की पहाड़ियों में अपना अंतिम समय किसने बिताया था? हिमालय की पहाड़ियों में अपना अंतिम समय निकोलस रोरिक ने बिताया था। राइट आंसर इज C निकोलस रोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस रोरिक के महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से थे? दाता बुद्ध, कल्कि अवतार, भगवान श्री रामकृष्ण, मैत्रेय तथा अरहट आदि। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बैठी हुई मुद्रा तथा इंदिरा गांधी की खड़ी हुई मुद्रा किसने चित्रित की? जे स्वामीनाथन, अनुपम सूद, रोरिक, जतिन दास। राइट आंसर इज C रोरिक। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मैंने बुक से बनाया है और जो मैंने डिस्क्रिप्शन सहित आपको वीडियो बनाई है उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं, इस पर आप फेथ कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, वो भी बुक से बनाया है, ऐसा कहीं और से लिया हुआ नहीं है। तो दोस्तों अब आपको ये वीडियो पसंद आनी चाहिए और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। तो इसी तरह के निकोलस रोरिक से इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। Thank you for watching my video and please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.